हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अपन शुरुआत करेंगे आज साइंस वाले सेक्शन की। और साइंस के अंदर वन लाइनर प्रश्न होंगे आपके लिए। 135 प्रश्न है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप उन पूरे 135 प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्न है परीक्षा में, वहां से आपको 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, आप लिख के रखना, जब एग्जाम हो जाए आपकी तब आप मिला लेना, उनमें आपको 5 प्रश्न जरूर से मिलेंगे। ठीक, ये मेरा आपका वादा है और दावा भी है, ठीक है ना। तो आप, मैं चाहूंगा कि आप पूरे के पूरे 135 प्रश्न लिख के रखें, ठीक है ना। काम के प्रश्न है आपके लिए। आंसर मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा। प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक, पूरे 135 प्रश्न आपको लिखने हैं। ये क्लास आर्मी, नर्सिंग असिस्टेंट, जीडी, टेक्निकल ट्रेडमैन सबके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। सबके अंदर साइंस आएगी, ठीक है। आरपीएफ के बच्चे हैं उनके लिए भी है, ठीक, लेकिन स्पेशली आर्मी के बच्चों के लिए ही है, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाए। ठीक, और ये जो प्रश्न है ना, साथ के साथ लिखते रहे, भले अभी नहीं लिखो तो बाद में लिख लेना। अब इतना टाइम नहीं मिलेगा, अपन ज्यादा फोकस करेंगे चीजों को समझने में। उसके बाद में वीडियो दोबारा से देख के आप प्रश्नों को लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, 5 प्रश्न जरूर से आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला प्रश्न का आंसर बताना जरा। जो भी प्रश्न आपको आए तो आप उसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। किसी भी प्रश्न का आपको, जैसे पहला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या आएगा, सारे के सारे प्रश्नों का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक बार सभी का स्वागत है। जो भी जुड़े हैं उन सभी का नाम ले लेता हूं मैं। कुंवर नारायण, शिवा, इंद्रेश, बनवारी, ज्योति जोनवाल, उधम सिंह, हेलो सर, सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत है, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इंद्रेश, मैथ की क्लास अपन कर लेंगे, है ना, आज साइंस की क्लास है। हाँ, तो देखो पहला प्रश्न का उत्तर बता देता हूं आपको। पहला जो प्रश्न है आज का वो है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला के अंदर, याद रखना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में। ऑफलाइन वाले सारे प्रश्न लिखेंगे और उत्तर भी लिखेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है प्रश्न है सारे के सारे। और परीक्षा में आपको 5 प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर से मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं एकदम सही से लिखता हूं, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। देखो विटामिन सी जो है, इसका रासायनिक नाम भी लिख देता हूं। विटामिन सी का सर रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एस्कोर्बिक अम्ल। आपको पता है तो ऑफलाइन के अंदर अपन ने टेस्ट लिया था और वहां पे एक प्रश्न दिया था मैंने, ठीक। कौन सा विटामिन अम्ल भी है, यह प्रश्न था कि कौन सा विटामिन अम्ल भी है। तो सर विटामिन सी जो है, इसमें एस्कोर्बिक अम्ल जो है, एस्कोर्बिक अम्ल, ये विटामिन जो है वो अम्ल भी है, ठीक है ना। तो विटामिन सी अम्ल भी है और क्या है? विटामिन भी है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, और एक इसकी कमी से मैं लिख देता हूं रोग, वो स्कर्वी रोग, ठीक। इस स्कर्वी रोग को दोस्त बोलते हैं नाविक रोग या सेलर डिजीज। क्या बोलते हैं? नाविक रोग या सेलर डिजीज, ठीक है। नाविक रोग या सेलर डिजीज भी किसको बोलेंगे? स्कर्वी रोग को। पहले प्रश्न में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्मी की दृष्टि से, ठीक। विटामिन में विटामिन सी का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। विटामिन सी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी है विटामिन सी, क्योंकि इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, इसे प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहते हैं। और अगर विटामिन सी आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में है तो रोगों से लड़ने की ताकत भी आपके अंदर सबसे ज्यादा रहेगी। एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम करता है विटामिन सी। आंवले के अंदर हो गया, खट्टे पदार्थों में हो गया, मिर्च में हो गया, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी, याद रखेगा, ठीक है। एक और बता देता हूं, विटामिन सी जो है ना, ये किस में घुलनशील है? जल में, ठीक है ना। हाँ, ये भी पूछ लेता है सीधा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो सर जलन में घुलनशील विटामिन बी और सी है, बाकी सारे के सारे किस में है? वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? बी और सी। अब बी के अंदर बी 1 से लेके बी 12 तक आते हैं। बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 नहीं होता है, ठीक। फिर बी 5, बी 6, बी 7, उसके बाद में बी 8 नहीं होता, बी 9 और बी 12, ठीक। इस प्रकार से विटामिन बी के 12 भाग है। और सी, ये सारे के सारे किसमें है? जल में घुलनशील, ठीक। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएं। आज मैं ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देने का काम करूंगा, ठीक। कमेंट में थोड़ा कम ध्यान रखूंगा, ठीक। चीजें आपको अच्छे से बतानी, अच्छे से समझानी, और खूब सारे प्रश्न अपन करेंगे, ठीक।
पक्का आपको 15 में से वहां पे 5% यहाँ से मिल जाएंगे 135 में से, ठीक। भले आप लिख के रखना, नहीं है तो मेरे को बता देना, ठीक। और 5 × 2 मतलब कितना नंबर का वेटेज है सर? 10 नंबर का वेटेज है। कुछ जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ वो भी आपको लिखनी है, साथ के साथ में याद करते चलना, ठीक। हाँ, किसी प्रश्न में स्पेशल आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न की। इंद्रेश साइंस थोड़ी सी भी नहीं आती, साइंस थोड़ी सी भी नहीं आती, सभी तो साइंस सिखा रहे हैं रे। आरू हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नीलम यादव, रियल कॉमेडी, पायल, दीपक, सभी का स्वागत है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न हो गया, ठीक। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है सर? एक कार्य तो है, इसको मिटा देता हूं ना। गुर्दों का पहला कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना। गुर्दों को ही बोलते हैं किडनी, और किडनी को ही बोलते हैं वृक्क। और किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। काफी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा था, तुम बोलोगे गुरुजी किडनी की बात तो हो ही नहीं रही। अरे भाई साहब, गुर्दे को किडनी बोलते हैं, गुर्दे को क्या बोलते हैं? किडनी। और इसे क्या बोलते हैं? वर्क। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना। क्या काम करना है? रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक। ये इसका कार्य है, ठीक। लिखते रहना प्रश्नों को साथ के साथ। अगर बाद में लिखो तो बाद में देख लेना वीडियो को, ठीक। पूरे की पूरी चीजों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। कोई भी प्रश्न में दिक्कत तो पूछ सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसकी कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी किसकी कमी से होता है भाई? रक्त का शुद्धिकरण। इंद्रेश बिल्कुल सही है, ठीक। रूबिन सिंह, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शिवा प्रसाद सर, पीडीएफ नहीं मिला है। पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे बायो नहीं आता है सर। बायो भी आ जाएगा, ठीक। मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूँ लेकिन बायो पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ और मेरे को आती भी है बायो, ठीक। जबकि मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ आ सकती है अगर इंसान चाहे तो, ठीक है ना। तो इसमें देखो किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो सर विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। और सर विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपसे पूछ ले तो गाजर। क्या है? गाजर, कैरेट, ठीक। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक। समझ में आ गया? तो तीसरा, पहला प्रश्न क्लियर हुआ, दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ, तीसरा किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्त? गाजर। क्या है? गाजर, ठीक है। ये तीसरे प्रश्न के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रोहित, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ज्योति, कैरेट। रूबिन सिंह, कैरेट बिल्कुल सही। इंद्रेश, विटामिन ए की कमी से, सही है। उदम सिंह, सही है। वर्मा जी, सही है। आगे चलते हैं। देखो, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या कहलाता है? राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना कहलाता है। क्या कहलाता है? तना। ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तना कहलाता है, ठीक। इसके बारे में इतनी याद रखना है। अगला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आर्मी में हर बार पूछा जाता है, कुछ को तो याद भी होगा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। किसने की थी रे? एडवर्ड जेनर ने, ठीक। और ये जो एडवर्ड जेनर है ना, इसने चेचक के टीके के साथ में एक टीके की और खोज की थी, उसका नाम है काउपॉक्स। काउपॉक्स। तो सर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की, साथ में इसने काउपॉक्स, COWPOX, काउपॉक्स के टीके की खोज भी किसने की है? एडवर्ड जेनर ने। और ये जो एडवर्ड जेनर है, इसे प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कहा जाता है? पिता, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। तो यहां लिख देता हूं, इसे प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कहा जाता है? पिता। प्रतिरक्षा तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। समझ में आ गया? एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र का पिता। एडवर्ड जेनर के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। ये जो चेचक है रोग जो है ना, चेचक रोग, ये सर वायरस के कारण होता है और उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। क्या नाम है? वेरियोला वायरस। भारत सरकार में, भारत में सन 1962 में चेचक नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, ठीक। भारत के अंदर उस टाइम पे बहुत भयंकर तरीके से चेचक रोग फैला था।
चेचक रोग में क्या होता है, देखो एक तो होता है छोटी माता और एक होती है बड़ी माता। छोटी माता जो है उसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, और एक होता है बड़ी माता जिसे क्या बोलते हैं, चेचक। छोटी माता के अंदर सर अस्थायी चकत्तों का निर्माण होता है शरीर पर, लेकिन अगर बड़ी माता या चेचक रोग हो गया आपके शरीर के ऊपर स्थायी चकत्तों का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं चेचक। वायरस के कारण ये रोग होता है, वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, ठीक है। और ये जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है स्किन को, ठीक। स्किन के ऊपर अगर चेचक हो गया तो पूरे की पूरी स्किन जो है उस पर जो चकत्ते बनते हैं वो क्या बनते हैं, स्थायी बनते हैं, हटते नहीं। इसलिए भारत सरकार ने चेचक के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम था सन 1962 में चेचक नियंत्रण कार्यक्रम। वर्तमान में भारत ही नहीं पूरा विश्व चेचक रोग से क्या है, मुक्त है। अब पूरे विश्व में चेचक का कोई भी रोगी नहीं मिलता। इतनी बात जानकारी आपको चेचक के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है। उधम सिंह बता रहा है, ट्रिक बता रहा है, विटामिन की रथ एक टोपी। हाँ बिल्कुल, विटामिन जब आएगा ना तब ये ट्रिक मैं बता दूंगा, है ना, मेरे को पता है उधम सिंह, ठीक। तो ये इतनी बात जानकारी आपको 5 प्रश्नों में याद रखनी, 5 के 5 प्रश्न याद हो गए, साथ के साथ ही आपको याद करना। दोबारा से रिवाइज, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक। किसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना, ठीक। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। ऑनलाइन वालों को भी पूरे के पूरे 5 प्रश्न याद हो गए होंगे। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं, ठीक। जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ साथ में लिख के रखें और भाई साहब याद भी रखें, है ना। देख लो पूरे आगे के 5 प्रश्न बड़े गजब के हैं जो परीक्षा में सीधे आ सकते हैं, है ना। फटाफट से छठवां जो प्रश्न है इसका सभी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सबको पता है इस प्रश्न का उत्तर, सबको, ऐसा कोई सिंगल बंदा नहीं है जिसका इसका उत्तर नहीं आता, है ना। फटाक से एक बार कमेंट करके बताना भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। सर साइड होना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। 206 206 इंद्रेश संदीप चौधरी आरू, यस सर। ज्योति जोनवाल 206, रूबिन सिंह 206, मुक्की गोदारा 206, पायल 206, संदीप सर थोड़ा साइड होना, अगली बार हो जाएंगे, है ना। पिछला तो यार वैसे लिख लेना ना, पता नहीं था मेरे को। दीपक 206, वर्मा जी 206, आरू 206, हैप्पी 206, रोहित, बीएल, सत्यम, बिल्कुल सभी का सही है। 206 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सबको आता है भाई। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, 206। आपसे पूछ ले मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या, एक बार ऑनलाइन वाले सारे के सारे कमेंट करेंगे और तुम बताना मांसपेशियों की संख्या कितनी है। तुम्हारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639, ठीक है ना। कितनी है, 639, 639 मांसपेशियों की संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मसल्स। क्या बोलते हैं, मसल्स, ठीक है ना। वो डायलॉग भी सुना होगा तुमने, ये मसल्स देखे ना, मसल के रख दूंगा, है ना, वो वाला। 639 शिवदास सही, इंद्रेश यादव फीमर, हाँ ठीक। आगे वाले प्रश्नों के उत्तर जब मैं पूछूं तब बताना, है ना। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो सर आपको कितना लिखना है, 206। आपसे पूछ ले मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639, 639, ठीक है। आगे है शरीर की सबसे लंबी अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांग की होती है और उसका नाम है फीमर। क्या नाम है, फीमर, है ना। ऑफलाइन वाले सारे के सारे प्रश्न लिखेंगे और उत्तर भी लिखेंगे, और कल आते पूछूंगा, है ना। जांग के अंदर होती है, कहां होती है, जांग में, ठीक है, याद रहेगा। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहां होती है, फीमर और जांग में। सर 3-4 बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने, हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। इनके उत्तर में लिखूंगा, बाकी जानकारी आपको सीधी ओरली सुननी है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, आपको बताना फीमर, जांग। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यहाँ पे कान के अंदर, ये जो वाला दिख रहा है इसके जस्ट अंदर जो है स्टेपिज होती है। कौन सी होती है, स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कान के अंदर स्टेपिज, जिसका आकार होता है घोड़े की नाल या रकाब जैसा। 2 प्रश्न क्लियर हुए। तीसरा प्रश्न पूछता है सर मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, वो ये वाली हड्डी है, यहाँ पे दिख रहा है ना, टी मैंडिबल। क्या है, मैंडिबल, ठीक, जो जबड़े की हड्डी होती है, ठीक। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न दोस्त आपको याद रखना है कि सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी, सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी। अब ऑनलाइन वालों को तो दिखा नहीं सकता, ये आपका जो पैर है ना, इस पैर के यहाँ इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट तक यहाँ पे जो हड्डी होती है वहां पे उसका नाम है टीबिया, ठीक है। 2 हड्डियां होती हैं, एक तो टीबिया और एक फिबुला, जिसमें टीबिया जो है वो सर्वाधिक भार सहन करने वाली अस्थि मानी जाती है। ये 4 प्रश्न आपको ध्यान में रखने।
याद रहेंगे कि नहीं रहे? आगे चलते हैं। देखो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की है रे? जबड़े की हड्डी है। उस हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल। क्या नाम है? मैंडिबल। ठीक, नाम क्या है भाई? मैंडिबल। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है जिसका नाम है मैंडिबल। लेकिन आपसे यह पूछ ले शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो सर वो भी मजबूत मांसपेशी जबड़े की है। देखो आप ऐसे दोनों दांतों को चबाओगे, दोनों दांतों को जबड़े को बंद करोगे तो यहाँ पे एक कठोर तालू सा बनेगा। ठीक, दबा के देखना, यहाँ पे जो कठोर तालू सा बनता है ना, ये मांसपेशी मसल्स है। ठीक है ना? और ये मांसपेशी या मसल सबसे मजबूत क्या है? मांसपेशी, जिसको बोलते हैं मैस सेटर। ठीक है ना? बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखो मैस सेटर, मैस सेटर। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है मैस सेटर, जो जबड़े के अंदर है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मैस सेटर, जो कहां पर है? जबड़े में। ध्यान में रहेगा। सबसे मजबूत हड्डी पूछ ले दोस्त तो आपको बताना है मैंडिबल, जबड़े की। और सबसे मजबूत मांसपेशी पूछ ले तो आपको बताना मैस सेटर, वो भी कहां है? जबड़े में। याद रहेगा सबको, ऑनलाइन वालों को भी। अरे मैंडिबल, बिल्कुल ज्योति जोनवाल, जबड़े की मैंडिबल सही है। टीबिया है ना? उधम सिंह तूबिया नहीं है, टीबिया है ना? चलो इस प्रश्न में देखते हैं भाई। खून का रंग लाल होता है, इसका उत्तर बताना दोस्त। खून का रंग लाल किस कारण से होता है? तो सर वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन सर प्रोटीन से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का संधि विच्छेद करोगे, हिम प्लस ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन। मानव शरीर के अंदर श्वसनीय वर्णक भी है हीमोग्लोबिन। अभी राजस्थान के अंदर एक एग्जाम हुई थी, उसका नाम था सीईटी के एग्जाम, सीईटी के एग्जाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा एक मानव में कितनी होती है सर? तो सर मानव के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml मानव के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। वही बात कर ले ग्राम प्रति 100 ml। ठीक, यही बात कर ले महिला की, ये सॉरी पुरुष की बात है। ठीक है ना? मानव की जगह आपको पुरुष कर लेना, पुरुष के अंदर है। ठीक, और महिला के अंदर सर दो कम होती है, तो महिला में होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक, प्रति 100 ml। ये दो बात परीक्षा में अभी हाल ही की परीक्षा में पूछी जा चुकी है ना दोस्त, याद रखना आपको। पहली बात मैंने क्या बताई? पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, और महिला के अंदर 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। याद रहेगा। तो पहला मैंने प्रश्न क्या था? खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रहेगा। देखो ये क्लास आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, वहां पे साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है। बाकी जीडी टेक्निकल ट्रेड वालों के लिए 15% आएंगे, 15 दूनी 30 नंबर की साइंस है। यहाँ से पक्का आपको 5% मिलने वाले हैं, इसलिए बोल रहा हूँ 35% को लिख के रखना। सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी किसी पर्सन में डाउट हो तो ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना? अगले पर्सन पे चले रहे। हीमोग्लोबिन सत्यम कुमार, हीमोग्लोबिन उदम सिंह, इंद्रेश यादव, सभी का स्वागत। ठीक, अब देखो अगला प्रश्न आपका, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन सर प्रोटीन से मिलकर बना, किससे बना है? प्रोटीन से। ठीक है, तो किसका यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका है? प्रोटीन का। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक श्वसनीय वर्णक है, और हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे मेरे साथ बोलेंगे, पूरे के पूरे 5% अपने याद हो गए, अगले 5% याद करेंगे, फटाक से उत्तर बताएंगे। बताओ शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। देखो चीजें बोलने से ज्यादा याद होती हैं। ठीक, बचपन में अपन ने खूब सारे पहाड़े बोले हैं, टेबलें बोली हैं। ठीक है ना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बोलने से याद हुई हो। ठीक, तो ऑनलाइन वाले घर पे बैठे बैठे चुपचाप आराम से बोले है ना, तो बोलने से चीजें याद होंगी, बाकी तुम मेरे साथ बोलोगे। ठीक, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर जांग की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? जबड़े की। ठीक, उसका नाम क्या है? मैंडिबल। ठीक, और खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, महिला के अंदर 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। और अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तुम खुद ही बता दोगे कि एक भी प्रश्न हल्का नहीं है। ठीक, एक भी प्रश्न हल्का नहीं है, सारे के सारे पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सीधे के सीधे वन लाइनर में लेके आए। ऑब्जेक्टिव
कि अंदर फालतू में टाइम खराब करना था, ठीक, क्योंकि स्पेस है कम, ठीक। चलो बाद में देखेंगे। देखो भाई इधर पहला प्रश्न जो आपके सामने है, इसका उत्तर क्या आएगा? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिकाओं को बोलते हैं सर आर, रेड रक्त ब्लड कणिका सेल, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और कितना मिलेगा? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना मिलता है? 120 दिन। आरबीसी के बारे में 3 बात और याद रखनी। आरबीसी जो है इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स। सर आरबीसी को ही क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का ही नाम है इरिथ्रोसाइट। परीक्षा में अगर ऐसे पूछ लेगा कि इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। इरिथ्रोसाइट आरबीसी को ही बोलते हैं और उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। दूसरी बात याद रखनी, आरबीसी की संख्या। आरबीसी की संख्या पुरुष के अंदर, नर के अंदर होती है 50 से 55 लाख प्रति घन। 50 से 55 लाख प्रति घन। और महिला में 45 से 55 लाख प्रति घन। 45 से 50 लाख प्रति घन। तीसरा देखो याद क्या रखना है, ये जो लाल रक्त कणिका या आरबीसी है, इसका एक अपवाद है सर, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, या पाया जाता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका अपवाद है ऊंट तथा लामा। लामा भी एक ऊंट है, 2 कुबड़ वाला ऊंट, जो दक्षिण अफ्रीका के देशों की तरफ पाया जाता है। ऊंट तथा लामा 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये बात याद रखनी, ठीक है। 3 बातें याद रहेंगी, नहीं रहे पक्का। आगे चलें तो 120 दिन याद रहेगा। आरबीसी का निर्माण तुमसे पूछ ले तो कहां होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। याद रहेगा कि नहीं? ठीक। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। बिल्कुल सही उत्तर है। रुधिर का थक्का जमने में कौन सा सहायक है भाई? विटामिन के। मैं पूछना चाह रहा हूं विटामिन के जो है इसका रासायनिक क्या नाम क्या है? ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम। अरे विटामिन के का रासायनिक नाम सर इस बार फ्रेंड मैन से हूं, ट्रेडमैन से हैं संदीप गोदारा सर। जीडी क्लास है। अच्छा विक्की के, ठीक। देखो इधर रुधिर को थक्का जमने में सहायक क्या है रे? विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है भाई? है फिलोक्यूनोन। बिल्कुल सही उत्तर है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन, है ना। सबके बीच बीच में मैं याद करवाता जा रहा हूं, है ना, इसलिए याद करते रहे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनोन। अगला प्रश्न आपके लिए रुधिर का तरल भाग है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का जो तरल भाग है ना, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और तुम ये बताओ मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? बिल्कुल सही बात है। मानव रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है, ठीक। देखो रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? 55% पाया जाता है, ठीक। टोकोफेरोल है ना, एम क्या राइट? टोकोफेरोल नहीं है ना भाई। टोकोफेरोल विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्त। विक्की बिल्कुल, कैल्सीफेरोल एकदम सही उत्तर है ना। तो बताना भाई, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा और कितने प्रतिशत पाया जाता है? 55% पाया जाता है। मानव रक्त में 55% भाग प्लाज्मा कहलाता है और शेष 45% भाग रक्त कणिका कहलाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। भाई सब छाप लेना इस प्रश्न को। इस प्रश्न को छाप लेना, 100% परीक्षा में आएगा ये। 100% एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। मैं जिस प्रश्न पे इंपोर्टेंट लिखूं समझ लेना, परीक्षा में पक्का और पक्का आएगा। 100% ये परीक्षा में प्रश्न आएगा कि रक्त समूह में ऐसे प्रश्न पूछेगा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ठीक है। दोनों एक प्रश्न में पूछे जा सकते हैं या अलग अलग पूछे जा, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। हर परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का आएगा परीक्षा में। रक्त समूह में सर्वदाता जो सबको रक्त दे सकता है सर, वो तो है ओ नेगेटिव। कौन सा? ओ नेगेटिव। अगर ओ नेगेटिव ऑप्शन में नहीं हो, सिर्फ ओ ही हो, तो सिर्फ ओ ही करना है आपको।
ओ नेगेटिव सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है, 100% प्रायोरिटी, लेकिन ओ नेगेटिव ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्त आपको क्या करना है, ओ, मात्र ओ। ठीक, मात्र और मात्र विश्व के अंदर सिर्फ 2% लोगों का, विश्व में सिर्फ 2% लोगों का ब्लड ओ नेगेटिव पाया जाता है। ओ की बात नहीं कर रहा हूं, ओ नेगेटिव की। ये जो ओ नेगेटिव वाले हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर 2% ही है। तुम्हें से किसी का ओ नेगेटिव ब्लड है क्या किसी का? आधो ने तो चेक ही नहीं करवाया होगा भाई साहब ने, क्यों करवाना है चेक, है ना? चेक करवाओगे नहीं। भानु प्रताप सिंह सर्वदाता ओ है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? अगला देखो, ये हो गया। अगला प्रश्न ये ओ है मेरे भाई, ठीक, इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं। और सर्वग्राही, सर्वग्राही, सर्वग्राही किसे कहते हैं? वो मनुष्य या वह व्यक्ति जो सबसे रक्त को ग्रहण कर सकता है। ठीक, सबसे रक्त ले सकता है वो, उसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही। तो या तो आपको मिलेगा ऑप्शन में ए बी, और ए बी नहीं मिले तो ए बी पॉजिटिव। सबसे बेस्ट प्रायोरिटी ए बी पॉजिटिव। एक तो ये उत्तर है, एक ये उत्तर, एक ये उत्तर और एक ये उत्तर। ठीक, दोबारा से प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, 100% परीक्षा में छपने वाला, अच्छे से याद कर लेना। जो प्रश्न मैं लिख रहा हूं इसको तुम कॉपी में लिख के रखना, और परीक्षा में देख के आओ तब देख लेना। ठीक, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का फंसेगा ये प्रश्न। आपसे पूछेगा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो सबको रक्त दे सकता है? तो सर, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको ओ, और ओ नहीं मिले तो ओ नेगेटिव। दूसरा है सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही जो सबसे रक्त ले सकता है। एक तो सर्वदाता जो सबको बांटेगा, ले जाओ ले जाओ, एक सर्वग्राही जो सबसे ग्रहण करेगा। तो सर्वग्राही में कौन आता है? ए बी ऑप्शन में मिलेगा, या फिर ए बी पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, देखो, पीत श्रावित होता है। पीत रस जो है ना, पीत रस, ये श्रावित तो होता है पिता यकृत से, श्रावित तो होता है यकृत में, संग्रहण होता है पित्ताशय में, है ना? दो बातें हैं, इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं लोग। ठीक, पीत रस जो है इसका श्रावण, जिसको बोलते हैं सेक्रिएशन, श्रावण कहां से हो रहा है और संग्रहण कहां पर हो रहा है? ठीक, संग्रहण मतलब स्टार। पीत रस जो है इसका श्रावण होता है यकृत में, और संग्रहण उसमें नहीं होता, और संग्रहण होता है पित्ताशय में। ठीक, संग्रहण, देखो, श्रावण का मतलब होता है जो चीज जहां पर बन रही है, ठीक है ना? जो चीज जहां पर बन रही है उसको तो बोलते हैं श्रावण, सेक्रिएशन बोलते हैं। ठीक, और संग्रहण को बोलते हैं स्टोरेज। पीतरस जो है ना, इसका श्रावण तो करता है यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा, सारे एक ही नाम है। और संग्रहण जहां पर जाकर स्टोर हो रहा है, तो इसका संग्रहण होता है पित्ताशय या गोल ब्लेडर में, है ना? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पीतरस का श्रावण होता है यकृत में, लीवर में, जिगर में, कलेजे में, सारे एक ही नाम। और इसका संग्रहण, स्टोरेज कहां पर होता है? पित्ताशय में। याद रहेंगे। 15% अपन याद कर चुके हैं, पूरे के पूरे 5% मेरे साथ बोलिएगा एक बार फटाक से, ठीक है ना? यकृत में भानु प्रताप सही है ना? बताना, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। साथ के साथ बोलना। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है आपके लिए कि रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और मानव रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ नेगेटिव या ओ? और सर्वग्राही जो सबको रक्त ले सकता है वो है ए बी, या ए बी ऑप्शन में नहीं मिले तो ए बी पॉजिटिव। और लास्ट प्रश्न हमारा है, पित्तरस स्रावित होता है? तो सर, पित्तरस का श्रावण तो होता है यकृत से, और संग्रहण या स्टोरेज होता है पित्ताशय या गोल ब्लैडर में। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं दोस्त, 15% याद हो गए अपन। ठीक, सारे के सारे एक से बढ़कर एक प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना? हाँ, तो बताना इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 16 नंबर प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है ना? हाँ, गलत उत्तर है। हाँ। हैप्पी नीतीश कश्यप, जय हिंद जय हिंद। भानु प्रताप 55% बिल्कुल सही है। शिव राठौर सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है दोस्त, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पे सिर्फ आपको प्रश्न मिलेंगे, है ना? देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आज मैं भी प्रश्न की पीडीएफ भेज दूंगा, साथ में सॉल्यूशन मैंने बना रखे हैं, ठीक है ना? उसकी पीडीएफ बना के और ग्रुप में भिजवा देंगे, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन और आंसर सबको मिल जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को सबको। ठीक, प्रश्न के लिखे हुए हैं, प्रश्न की पीडीएफ, साथ में आंसर की अलग से पीडीएफ बना रखी है, वो आप सबको मिल जाएगी। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपको कितना पता है उस चीज पे होना चाहिए कि सर मेरे को इनके तो आंसर आ रहे हैं।
जिनके नहीं आ रहे मैं वो सीख लेता हूं, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे शांति से, ठीक है। आगे चलें क्या। 120 से 80 भानु प्रताप का एकदम सही उत्तर है, ठीक है। हाँ तो 180 बोला था, है ना। हाँ 180 बोला था, मेरे याद है, ठीक है ना। हाँ देखो, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, रक्तचाप सर ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, बीपी को बोलते हैं, ठीक है ना। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, बीपी को बोलते हैं। और बीपी हमेशा बाएं हाथ की भुजा, यहां पर एक भुजा है जिसका नाम है ब्रेंकियल धमनी। कौन सी धमनी है, ब्रेंकियल धमनी। यह आपका बायां हाथ है जिसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड के अंदर भी यहां पर पट्टा लगा था, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो बीपी नपवाने, ठीक, तो डॉक्टर यहां पे एक पट्टा सा बांधेगा, ठीक, और उसके बाद में उसको फुलाएगा, ऐसे दबाता है कि नहीं, किसी ने बीपी नपवाई है तो उसको दबाएगा, फिर धीरे 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 ये फूलेगा, ठीक है ना। फूलेगा कि नहीं फूलेगा, ये फूलेगा। तो यहाँ पे जो आपकी भुजा है ना, यहाँ पर सर एक धमनी पाई जाती है जिसका नाम है ब्रेंकियल धमनी। कौन सी धमनी, ब्रेंकियल धमनी। इस ब्रेंकियल धमनी के द्वारा बीपी का निर्धारण होता है कि आपके मानव शरीर का ब्लड प्रेशर कितना है, हाई है या लो है, ठीक। और एक सामान्य मनुष्य, नॉर्मल अगर व्यक्ति है, उसकी सर बीपी हमेशा इतनी होनी चाहिए 120 से 80, 120 से 80 mmHg, ये इसका मात्रक है। 120 से 80 mmHg होना चाहिए। अगर 80 से 120 लिख दिया मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम एग्जैक्ट अगर बताए आपको तो 120 से 80 mmHg। ये उल्टा अगर लिख दिया 80 से 120 लिख दिया, गलत हो जाएगा प्रश्न, ठीक है ना। 120 से 80 mmHg होता है मनुष्य शरीर का रक्तचाप, इसे बोलते हैं बीपी, इसे ही बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड मतलब खून, प्रेशर मतलब दाब, खून का दाब, रक्त का दाब। बीपी याद रहेगी, रहेगी कि नहीं। अब बीपी कब बढ़ जाती है, यदि मनुष्य जो है वो अम्लों का सेवन ज्यादा कर रहा है, ठीक। अम्ल का मतलब जान रहे हो क्या, खट्टे पदार्थों का सेवन ज्यादा कर रहा है, एल्कोहल का सेवन ज्यादा कर रहा है, ठीक। व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, ठीक, उस टाइम पे व्यक्ति की बीपी बढ़ जाती है, ठीक है ना। बीपी लो कब हो जाती है, अगर व्यक्ति अचानक से जो है इमोशनल हो जाए तो कई बार बीपी लो हो जाती है, ठीक। बीपी लो हो रही है तो भी मामला गड़बड़ है, बीपी हाई हो रही है तो भी मामला गड़बड़। बीपी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है ना। और कितनी रहनी चाहिए, 120 से 80, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, कौन करता है, किडनी, ठीक है। कौन करता है, किडनी। याद रखना सही उत्तर क्या आएगा, किडनी। और जिसको क्या बोलते हैं, वर्क। किडनी को क्या बोलते हैं, वर्क। और किडनी या वर्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, भाई साहब बहुत परीक्षा में पूछा गया है, क्या है, नेफ्रॉन। सर किडनी या वर्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में बोल के बता रहा हूं, ठीक। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक। जिस प्रकार से मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, सेम उसी प्रकार से मानव शरीर की, मानव किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल। क्या कहलाता है, सेल। और सेल किसको बोलते हैं, कोशिका को, CELL। सेल किसको बोलते हैं, कोशिका को। मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। काफी परीक्षा में पूछा जा चुका है, मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। एक बार ऑनलाइन वालों कमेंट देखता हूं भाई, ठीक। MLA यादव राम राम जी, गुरुजी नमस्कार। हाँ, और भानु प्रताप, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, बिल्कुल एकदम 100% सही उत्तर है। भानु प्रताप, नेफ्रॉन डन, बिल्कुल सही है। सर PDF नहीं मिला है, PDF दोस्त मैं बोल रहा हूँ कि क्लास के बाद में मिलेगा, ठीक है। क्लास के बाद में क्वेश्चन की PDF और सॉल्यूशन की PDF बना के भेज देंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, वहां पे आपको क्या करना है, लिंक को खोलना है और वहां पे आपको PDF क्लास के बाद में मिलेगी, थोड़ा सब्र रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। यहां से 3 प्रश्न और मैं बता रहा हूं, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट, एक एक प्रश्न के लिए देखो अलग से प्रश्न नहीं बनाए जा सकते, लेकिन इनके साथ में अपन 2-3 प्रश्न को चिपका के आपको बता सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं, ठीक। ये वाला प्रश्न हो गया, ठीक। यहां पे पूछा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको क्या बताना है, ये गलत हो गया भाई साहब,
तंत्रिका कोशिका जिसने उत्तर बताया, मैंने बताया तंत्रिका कोशिका इसका सही उत्तर नहीं। अंडाणी भी नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूं शुक्राणु भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर आएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। मेरी बात सुनो, हाँ शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, 2 मिनट का समय निकालना मेरे साथ वाले ऑनलाइन वाले, उसके बाद में अगर डाउट है ना तो पूछ रहे, एक बार मेरी सुन ले। देखो शरीर बोला है, शरीर क्या बोला है? शरीर। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, शरीर बोला, किसका शरीर है? मानव शरीर थोड़ी बोला है, न जीव जगत का शरीर। सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, दूसरा आपको उत्तर शुतुरमुर्ग का अंडा ही देना है। लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तब बताना है आपको अंडाणु। क्या बताना है? अंडाणु, जिसको बोलते हैं ओवल, OVAL, ओवल, ठीक है ना। ऐसे पूछ ले शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सर आपको शुतुरमुर्ग का अंडा ही बताना है। लेकिन स्पेशली ऐसे लिख के आए प्रश्न में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको बताना है अंडाणु। क्या बताना है? अंडाणु। आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो आपको बताना है शुक्राणु या स्पर्म। आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आपको बताना है तंत्रिका कोशिका। और आपसे लास्ट प्रश्न ये पूछेगा मानव जीव जगत की या शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। 4 प्रश्न में बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले ढंग से कान खोल के याद रख लेना। दोबारा से एक बार रिपीट करो, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। क्या कहलाती है? माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है प्रश्न में प्रॉपर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो अंडाणु। कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो क्या बताना है? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका। अब किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करिए भाई, ठीक है ना, मैंने तो समझा दिया है। ठीक, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही बात है भानु प्रताप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाइड्रोफोबिया संबंधित है, ये कौन बताएगा? हैं? नहीं रे, नहीं रे, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है जल। क्या होता है? हाइड्रो मतलब जल। देखो शब्द को पकड़ना, हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो का मतलब होता है दोस्त जल, और फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब डर। ठीक, हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है डर। हाइड्रो का मतलब जल और फोबिया का मतलब डर। अर्थात वह व्यक्ति जिसे पानी से डर लगता है, किससे डर लगता है? पानी से, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। और सर एक रोग है जिसके अंदर हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ऐसा रोग जिसके अंदर व्यक्ति को प्यास भी लगती है लेकिन पानी से डर भी लगता, पास नहीं जाना चाहता पानी के। कौन सा रोग है? रेबीज रोग। कौन सा रोग है? रेबीज। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो कौन से रोग से संबंधित है? रेबीज रोग से, है ना, रेबीज रोग से। बड़ा काम के प्रश्न है, याद रखना, ठीक है ना, रेबीज रोग से। हाँ, हाइड्रोफोबिया क्या है? ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया में सर जब कुत्ता काट लेता है ना तो व्यक्ति के एक रोग लग जाता है, उसका नाम है रेबीज रोग। और कुत्ते के काटने से उसके शरीर में एक वायरस फैल जाता है जिस वायरस का नाम है रेबडो वायरस। और रेबीज रोग के टीके की खोज लुई पास्चर ने की है। किसने की है? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने ही पास्चुराइजेशन का सिद्धांत भी दिया है, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत। जो आज अपन थैलियों और पैकेटों का दूध पी रहे हैं ना, वो सारा का सारा देन है लुई पास्चर का, ठीक है ना। कि कोई भी दूध है जो उसको 3-4 दिनों तक तुम रख सकते हो। नेवी के अंदर जो बंदे रहते हैं उनके पास ऐसे ऐसे मिल्क या ऐसे ऐसे दूध रहते हैं जो 6-6 महीने तक खराब नहीं होते सर, क्योंकि नेवी के अंदर शिप में कोई बंदा चला गया ना तो 6 महीने बाद में लौटता नहीं है। ठीक, एक दोस्त है राजेंद्र जो नेवी में लगा हुआ, उसी ने मेरे को बताया कि हमारे पास तो पैकेटों में ऐसा ऐसा दूध आता है जो 6-6 महीने तक खराब ही नहीं होता। ये सारा का सारा देन है लुई पास्चर का, क्योंकि सबसे पहले पाश्चुरीकरण का सिद्धांत ही लुई पास्चर ने दिया था। और उसी ने किसकी खोज की है भाई साहब? रेबीज रोग के टीके की खोज की है। कभी टाइम मिलेगा तो उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा लुई पास्चर की आपको, ठीक है ना। हाँ, कभी चाय की थड़ी पे बैठ के पूरी कहानी सुनाएंगे। ठीक, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? रेबीज रोग से।
ठीक है। रेबीज रोग सर वायरस के कारण होता है, वायरस का नाम है रेब्डो वायरस, और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी। अगला है वायरोलॉजी, किससे संबंधित है? वायरोलॉजी, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक, वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? वायरस का अध्ययन। और सर वायरस को क्या बोलते हैं हिंदी में? वायरस तो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। कंफ्यूज नहीं होना। आधों के तो जीवाणु और विषाणु में कंफ्यूज रहता पूरी जिंदगी कि गुरुजी जीवाणु क्या है और विषाणु क्या है, तो कंफ्यूज नहीं रहना। इसमें भी वे आता है दोस्त और इसमें भी वे आता है, आता कि नहीं आता? कंफ्यूज क्यों होना है? वायरस में भी वे आ रहा है और विषाणु में भी वी आ रहा, वे आ रहा है। तो वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। और वायरोलॉजी क्या है? विषाणु का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? जीवाणुओं का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या है? कवक का अध्ययन। बस, कंफ्यूज कहां होना है, सारी चीजें बता दी मैंने। आगे चलें क्या? सत्यम सर कुत्ता काट लेता है तब हो जाता है, बिल्कुल सही। आर्मी बॉय सर आप गजब पढ़ाते हो, धन्यवाद। शिव प्रसाद रेजीब रेबिज, हाँ। भानु प्रताप लोही पास सर, आंसू गुड मॉर्निंग सर जी। ठीक, आगे चलें। यहां तक याद हो गए? 15% अपने याद हो गए थे, 5% मेरे साथ फटाक से एक बार बोलेंगे, सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना? देखो आज वो निकित कैसे नहीं आया रे, निकित कैसे नहीं आया? देखो, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg। ऑनलाइन वाले जहां पर भी देख रहे हैं एक बार दोहराएं चीजों को, ठीक है ना? देखो जितना ज्यादा बोलोगे चीजें उतनी ज्यादा याद होंगी, ठीक है? एक सिंगर जितने ज्यादा बार गाना गाता है तब भी वो गाना ढंग से प्रॉपर तरीके से गा सकता है, ठीक है? एक बार में कुछ याद नहीं होता, इसलिए दोहराने से चीजें ज्यादा याद होती। और मन ही मन में नहीं, आराम से एक अकेले बैठे हो, शांत बैठे हो तो मन ही मन में दोहराएं, ठीक? नहीं जोर जोर से, कोई दिक्कत नहीं। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? किडनी या वर्क। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक? उसके बाद में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। भाई साहब कई बार ऑप्शन में दे देता है ऐसे। प्रश्न पता क्या है एक बार परीक्षा में, कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, शुक्राणु, ऑस्ट्रिच, माइक्रोप्लाज्मा। आदमी कंफ्यूज हो गए यार, शुतुरमुर्ग तो चारों में ही नहीं है, है? प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की नहीं सॉरी, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। और ऑप्शन क्या है? अंडाणु, शुक्राणु, ऑस्ट्रिच और क्या आ गया? माइक्रोप्लाज्मा। तुमने तो शुतुरमुर्ग रट रखा है कि शुतुरमुर्ग आएगा। शुतुरमुर्ग कोई बोलते हैं ऑस्ट्रिच। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच इंग्लिश में। तो कई बार भाई साहब इंग्लिश के नाम आ जाते, इसलिए बोल रहे हूँ इंग्लिश तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है ना? ऑस्ट्रिच, अरे क्यों नहीं लिखा जा रहा है? ऑस्ट्रिच है ना, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, ठीक? नई शिक्षा नीति में कहा गया कि एक इंसान जो है उसे जिंदगी के अंदर 3 लैंग्वेजों का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें पहली है राजभाषा, सॉरी जिसमें उसकी पहली क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्र विशेष की भाषा। जैसे यूपी का बंदा है तो उसको अपने क्षेत्र की भाषा आनी चाहिए, राजस्थान का बच्चा है तो उसको मारवाड़ी आनी चाहिए, गुजरात का बच्चा है उसको गुजराती आनी चाहिए, तमिलनाडु का बच्चा है तो उसको तमिल आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए। ये आपकी क्या है? क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा से दूर नहीं हटना है, वो आपकी पहचान है, आपके क्षेत्र विशेष का पहचान करवाती कि आप यहाँ से। पहले क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए। दूसरी आनी चाहिए आपको राष्ट्रीय भाषा। भारत के अंदर राष्ट्रीय भाषा है नहीं फिलहाल, राजभाषा है, ठीक है ना? राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा अपनी क्या है? हिंदी। हिंदी का मतलब ज्यादा महत्व, 2 भाषा। तीसरी भाषा आपको आनी चाहिए इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक? और इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, ताकि आप जो है विदेशियों से कम्युनिकेट कर सको, ठीक है ना? तो 3 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? तो 500 पूरे के पूरे प्रश्न याद हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? रेबीज रोग से। और वायरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस या विषाणु। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चलो बताओ क्या आएगा उत्तर? शंकर बीकानेर, गुड मॉर्निंग सर। शंकर भी जुड़ा है देखो। आरू ओके सर, रोहित रेबीज जी सर, पायल, बानू बीएल, एमएलए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? खून थक्का नहीं जमता। खून का थक्का जो है वो कौन से रोग में नहीं बनता है? बताओ एक बार। मैंने मानव रोग के अंदर आपको एक बात बताई थी कि ऐसा रोग जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता और उसे शाही रोग भी कहा जाता है। अब तो याद आया होगा, विक्टोरिया की तो, लेकिन उस रोग का नाम क्या था? हीमोफीलिया, ठीक है ना? हाँ, हीमोफीलिया,
क्या नाम है? हीमोफीलिया। ठीक है ना, प्रश्न ऐसे आएगा तुम्हें लगेगा यार ये क्या पूछ लिया, ठीक है ना। हाँ, बाकी चीजें सारी आपने पढ़ रखी है, लेकिन प्रश्न कुछ ऐसा आएगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए चीजें पहले ही सीख लेंगे अपन। ठीक। ऐसा रोग जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता वो रोग है हीमोफीलिया। सर मैं हेपेटाइटिस रोग की बात नहीं कर रहा, हेपेटाइटिस रोग अलग है जो वायरस के कारण होता है, और उस वायरस का नाम है हिपेना वायरस। कौन सा वायरस? हिपेना वायरस। और सर हेपेटाइटिस रोग तो 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। ठीक है ना, 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं खून का थक्का जिस रोग में नहीं बनता, उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग जो है ना, इसी का दूसरा नाम है क्रिसमस रोग। कौन सा रोग है? क्रिसमस रोग। ठीक है ना। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के एक बेटा हुआ था, उसका नाम था क्रिसमस। क्या नाम है? क्रिसमस। इस क्रिसमस के बेचारे के ये रोग सबसे पहले देखा गया। ठीक है ना, क्रिसमस के सबसे पहले हीमोफीलिया रोग देखा गया, इसलिए इस रोग का एक नाम और डाल दिया, उसका नाम है क्रिसमस रोग। सर इसे ही शाही रोग कहा जाता है, मतलब शाही परिवारों के अंदर यह रोग सबसे पहले देखा गया, इसलिए इसे नाम दिया शाही रोग या रॉयल डिजीज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज या शाही रोग किसे कहते हैं? हीमोफीलिया रोग को। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सर्वप्रथम हीमोफीलिया रोग देखा गया। साधारणतः महिलाएं रोग हीमोफीलिया रोग की वाहक हैं, खुद के हीमोफीलिया नहीं होगा बहन जी के, लेकिन उसकी संतति में होने वाले बच्चों के क्या हो सकता है? हीमोफीलिया रोग हो सकता है। ठीक है, हीमोफीलिया भी दोस्त 2 प्रकार का होता है, कभी टाइम मिलेगा बताएंगे। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए रुधिर स्कंद कारक 8 की कमी से होता है, और बी जो है वो 9 की कमी से होता है। इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं, फिलहाल आपको 21 नंबर प्रश्न याद हो गया होगा हीमोफीलिया रोग। और सर जन्मजात रोग है, कैसा रोग है? जन्मजात रोग है हीमोफीलिया। इसे क्या बोलते हैं? क्रिसमस रोग, इसे बोलते हैं शाही रोग, और इसे बोलते हैं रॉयल डिजीज। याद रहेगा इतना? सबको याद रहेगा पक्का? ठीक है। अगला है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग दोनों ही किससे संबंधित है? आंख से। देखो ग्लूकोमा जो रोग है इसी का दूसरा नाम है काला मोतिया। कौन सा नाम है? काला मोतिया। काला मोतिया। ग्लूकोमा रोग का दूसरा नाम क्या है? काला मोतिया। ठीक है ना, याद रहेगा क्या? काला मोतिया। भाई दोबारा से लिख देता हूं, काला मोतिया इस ग्लूकोमा रोग का ही दूसरा नाम है। ट्रेकोमा रोग सर बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण आंखों के अंदर हो जाता है, जिसके कारण आंखें लाल पड़ जाती हैं। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में ग्लूकोमा रोग को बोलते हैं काला मोतिया। ग्लूकोमा रोग का दूसरा नाम क्या है? काला मोतिया। ठीक है, ये दोनों ही रोग किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से संबंधित। एक बार ऑनलाइन वालों को देखता हूं। ठीक, सिंधु प्रिया गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक, सत्यम सर जीडी क्लास है क्या? जीडी की क्लास, हाँ बिल्कुल जीडी की भी है। ठीक है ना। रोहित बोरा, हेलो सर मैं उत्तराखंड से हूँ, धन्यवाद। बीएल सर आंख बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण सर मलेरिया रोग होता है। किसके कारण? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही होता है। ठीक, तो मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी का संबंध किससे है? मलेरिया से। कैसे है? देखो प्लाज्मोडियम परजीवी है ना, इसके कारण ही मलेरिया रोग फैलता है, और मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, याद रखना। परजीवी कोई क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। परजीवी कोई क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। याद रहेगा क्या? परजीवी कोई क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। 25% करने के बाद थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। ठीक, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? प्रतिकण। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं है भाई। देखो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान एवं आवेश दोनों इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। सर इंपॉर्टेंट आपको पोजिट्रॉन का खोजकर्ता याद रखना, एंडरसन। कौन है? एंडरसन। पोजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? एंडरसन, कार्ल एंडरसन। किसका खोज करता है? पोजिट्रॉन का। और इसका द्रव्यमान और आवेश किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इतना याद रखना है। अगला है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर,
और अदरक, गाजर और अदरक, ठीक है ना। जड़ है, देखो मूली एक जड़ है, गाजर एक जड़ है और अदरक भी एक जड़ है। ये तीन तो आप, या आलू एक तना है, ठीक है ना। हाँ, आलू एक तना है, प्याज भी एक तना है। प्याज के अंदर तुम देखोगे प्याज के नीचे जड़ अलग से आती है, ठीक। आलू के अंदर भी जड़ अलग से आती है, ठीक है ना, इसलिए वो दोनों तना है। पूरे 25% एक बार मेरे साथ बोलेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना। मलेरिया मादा एनाफिलीज, भानु प्रताप बिल्कुल सही है। मादा एनाफिलीज मच्छर के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम भानु प्रताप रोनाल्ड रोस था। क्या नाम था? रोनाल्ड रोस, ठीक है ना, वो भी याद रखना। आरू मिल सकते हैं क्या भैया, क्या मिल सकते हैं मच्छर से? हेलो सर, मैथ की क्लास कब होती है? आर्मी लवर चाहिए क्या? समझ में आ गए पूरे के पूरे पर्सन? एक बार मेरे साथ बोलेंगे, 20% अपन पढ़ चुके हैं, 5 ये पढ़ लिए, तो 25% अपने याद हो गए, ठीक है ना। बोलना भाई, खून का थक्का कौन से रोग में नहीं बनता है? हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया का ही दूसरा नाम क्रिसमस रोग, क्रिसमस रोग का ही दूसरा नाम शाही रोग, इसी का तीसरा नाम रॉयल डिजीज, ठीक है। अगला प्रश्न, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से, बिल्कुल। प्लाज्मोडियम परजीवी कौन से रोग से संबंधित है? मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। उसके बाद में अगला, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। और पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक। और जड़ों के रूपांतरित कण कौन कौन है? मूली, गाजर और अदरक। 25% याद हो गए कि नहीं हो गए? सबको याद है? किसी से भी पूछ लें क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्लास 10:15 होगी, राकेश जी सर की, है ना, तो उसमें भी जुड़ जाना भैया ना, सारे के सारे। हाँ, 25% याद हो गए क्या सबको? अरे याद हो गए क्या सबको? ठीक है ना। हाँ, 30 नंबर का वेटेज रहेगा आपके, ठीक है ना। तो पूरे साइंस में तो नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, ठीक है ना। एकदम इजी इजी पर्सन आएंगे आराम से, कुछ पर्सन बेसिक आएंगे जो तुम बेसिक सोच के आधार पे कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े क्या? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो, 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, क्या आएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना फटाक से, क्या आएगा? नोट्स सर, नोट्स आज जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, नोट्स, है ना। तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण देखो, तने में कौन कौन आता है? सर तने में एक तो आता है आलू, आलू का पूछा गया है, जिनका पूछा गया परीक्षा में उनका बता रहा हूं। और एक क्या है? प्याज। आलू और प्याज, इन दोनों का याद रखना। आलू भी क्या है? एक तना है, और प्याज भी क्या है? एक तना। तने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टीम, STEAM, स्टीम, ठीक है ना। स्टीम यानी तना होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा अगर आपको आयरन की मात्रा, अगर आपके शरीर में आयरन कम हो गया ना, तो या तो आप खाओ सेव, ठीक, सेव के अंदर आयरन होता है, लेकिन सेव तो भाई सब महंगा है, ठीक है ना, 100 रुपए से नीचे तो कभी आता ही नहीं है, ठीक। तो अपन क्या खाएंगे? पालक खाएंगे। क्या खाएंगे? पालक। पालक जो है, पालक ऐसी सब्जी है, एक हरी सब्जी है, और इसके अंदर सर आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आयरन की मात्रा खूब प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, तो ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी हो जाती है, जिस वजह से उनको पालक की सब्जी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन होता है। और तुम देखना प्रैक्टिकल करके, जब भी तुम पालक की सब्जी बनाओगे, ठीक, तो वो काला पड़ जाता है, ठीक है ना। क्या पड़ जाता है? काला। वो आयरन की उपस्थिति के कारण ही पड़ता है, ठीक। पालक में आयरन बहुत होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। राकेश गुरु, ये ब्लू आईडी हमें भी दो ना सर। आलू, प्याज, मुक्की, गोदर, बिल्कुल सही है भानु प्रताप, हरी सब्जियों में, ठीक। हरी सब्जियों में है, लेकिन हरी सब्जियों में आपको क्या पूछा है? सर्वाधिक मात्रा। क्या पूछा है? सर्वाधिक मात्रा तो किस में मिलेगी आपको? पालक में, ठीक है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा पालक में। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है भाई? अरे, लीटर में पूछा है, लीटर में बताना। एक मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, ठीक। एक मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और मानव शरीर के अंदर खून जो है, खून, इसका पीएच मान कितना होता है भाई? डेली बताता हूं। इसका पीएच मान डेली इसलिए बताता हूं क्योंकि याद करना है आपको।
मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और अगर 7.4 से मेरे भाई 7.8 तक पीएच मान मिल जाए तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। कई बुक्स में 7.6, कई में 7.5, 7.6, 7.7, 7.4 से 7.8 तक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके आगे अगर 0.2%, 0.2 भी पीएच मान में वृद्धि होगी ना, इंसान मत क्या हो जाएगा, सर्वग लोक को पधार जाएगा, ठीक है ना। मानव रक्त का पीएच मान अगर 0.2 भी बढ़ गया ना तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। पीएच मान बहुत भयंकर चीज है, ठीक है ना, इसलिए याद रखना। देखो मानव मूत्र का पीएच मान भी याद रखना 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। हल्का अम्ली, हल्का अम्ली, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। मानव मूत्र का पीएच मान 5 से 6 लीटर। बानो बिल्कुल सही है, बीएल बिल्कुल 5 सही है। रंजू गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, ठीक। आगे बढ़े तो ये 5 से 6 लीटर याद रखना। रक्त का पीएच मान 7.4, मूत्र का पीएच मान 6.4, और मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा होती है पानी की, उसके बाद में यूरिया की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, ठीक। कितने प्रतिशत होती है? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, हालांकि एग्जैक्ट डाटा तो देखो 20.89 कुछ है, ठीक है, लेकिन अपन क्या लिखते? 21% लिखते। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%, ठीक है, ये याद रखना। देखो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी अभी मैंने बताया। 3 बातें याद रखना दोस्त। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो आपका उत्तर में लिख रहा हूं माइकोलॉजी। क्या लिख रहा हूं? माइकोलॉजी, ठीक। इंग्लिश में भी लिख देता हूं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक। माइकोलॉजी किसे कहते हैं बताओ? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। दोस्त 30 प्रश्न याद हो गए। कितने प्रश्न? 30। 25 हो गई, ये 5 मेरे साथ साथ फिर बोलना है, आपको याद करना है, ठीक है ना। कौन सा? पूरे 135 तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने होंगे उतने करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से करेंगे, चीजें अपने याद होनी चाहिए, ठीक। हाँ, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है ना। 78% नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। 0.93% ऑर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। भानु प्रताप, सारी बातें यहाँ बता नहीं पाएंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, किसी को स्पेशली पूछना है कमेंट करके पूछ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। हेलो माइकोलॉजी, डन, ठीक है। आगे बढ़े क्या? एक बार सारे के सारे मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है बताओ? तना, अरे सॉरी मैंने तना ही लिख दिया है ना, आलू लिखना था यहाँ पे। क्या लिखना था? आलू। तना ही लिख दिया मैंने। आलू और प्याज, ठीक। आलू और प्याज दोनों ही क्या है? तना। उसके बाद में देखो लोहे की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? पालक के अंदर, ठीक। उसके बाद में मानव शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, ठीक। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 7.8। मानव मूत्र का पीएच मान 6.4। ऑनलाइन वालों अभी याद हो जाना चाहिए क्लास में, ठीक है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। यहां पे लिख देता हूं, देखो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ठीक। आपके पास ऑर्गन की मात्रा होती है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। ये याद रखना है, ठीक है ना। अगला है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, और लास्ट एक बच गया, कौन सा? ये जो अभी मैं बताना जा रहा, हाँ, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। रंजू सर मैं एनसीसी करना चाहती हूँ, इससे क्या फायदा होता है आप बता सकते हो क्या? संजू 78 बिल्कुल सही है। सत्यम 27 गलत है। 27% कौन सा है भाई सत्यम? लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक में ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बाकी सभी सब्जियों में लोहे की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक जो है वो पालक में होती है। सही उत्तर है, ठीक है। और भी कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो पूछो भाई, ठीक। आगे चले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। बताना भाई, जिसको उत्तर आता है वो बिल्कुल से बता सकता है।
हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ये क्लास आर्मी के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण क्लास है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, जो भी ऑनलाइन वाला बच्चा जुड़ा है, क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके प्रश्न और आंसर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, साइंस की क्लास है, आपके लिए ही है। ठीक, पूरे के पूरे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है सर? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम एवं क्या पाया जाता है? फास्फोरस। तो कैल्शियम एवं फास्फोरस, एवं फास्फोरस। ठीक, ये याद रखना, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है सर? 46। कितने गुणसूत्र होते हैं मानव में? 46। और सर 46 को ही क्या मिल सकता है ऑप्शन में आपको? 23 जोड़े। ठीक, या तो 46 ऑप्शन में मिलेगा या मिलेगा 23 जोड़े। सर एक जोड़े में दो होती हैं, तो 23 दूनी कितने हो गए? 46। हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, वो दीपक को पानी वाली बोतल दे, उधर रखी। ठीक, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े। ठीक है, ये ढक्कन भी लगा दे तो ऐसे ही है क्या? फास्फोरस सही है। आर्मी में हाइट की छूट, आगे चलें क्या? चलो, आपको यह प्रश्न याद रखना, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 या 23 जोड़े। देखो, कई परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण परीक्षा में यह पूछता है कि लिंग गुणसूत्र कितने और अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं मानव। बात करें कि मानव के अंदर लिंग गुणसूत्र तो सर होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। जिसमें अपन बात करते हैं एक्स और वाई की। जिसमें एक्स गुणसूत्र है, ये लंबा गुणसूत्र बोला जाता है इसे, और वाई गुणसूत्र को बोना गुणसूत्र बोला जाता है। कौन सा गुणसूत्र? बोना गुणसूत्र। सर अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। कितनी होती है? 44। इस 46 का मैं फैक्टर कर रहा हूं, इधर बात सुना गड़ी गौर से। ठीक, आपके काम की बात है। ठीक, इस 46 गुणसूत्रों में है ना, ये 44 गुणसूत्र तो होते हैं अलिंग गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? अलिंग गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं काय गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? काय गुणसूत्र। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, और तुम 46 टिका के आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अलिंग गुणसूत्र होते हैं 44, और ये 44 का काम क्या है? शरीर का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? शरीर का निर्माण करना। सर 46 में से 44 गुणसूत्र तो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का निर्माण कर रहे हैं, हाथ पैर मुंह नाक कान, ठीक, सबका 44 गुणसूत्र। ये जो दो गुणसूत्र हैं, ये आपके शरीर के अंदर करते हैं लिंग का निर्धारण। किसका निर्धारण? लिंग का निर्धारण, कि ये पुरुष है और ये महिला है। तो लिंग का निर्धारण कौन करते हैं? दो गुणसूत्र करते हैं। इसलिए इन दोनों गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र। दोनों में कंफ्यूजन रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? 46 में से 44 गुणसूत्र तो क्या है? काय गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र, जो मानव शरीर में क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। और ये जो दो गुणसूत्र हैं, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण? लिंग का निर्धारण। इसलिए इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र। बड़ी काम की बात है, ध्यान में रखना है भाई साहब। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या? ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। बड़ा गजब का प्रश्न, इसको मिटा देता हूं। ठीक, ये बात समझने के लिए थी। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। बिल्कुल सही उत्तर है, अस्थि मज्जा में। कहां होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है सर अस्थि मज्जा, और इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा को ही क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो। अस्थि मज्जा का दूसरा नाम क्या है? बोन मैरो। ठीक है ना, एक बार देख लेते किसी के। 120 जीवन काल सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि, बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्त गले में स्थित नहीं होती है ना, मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, 23 जोड़ी अस्थि मज्जा, बिल्कुल सही। और भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हाँ। आगे चलते हैं, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। अब एक बात याद रखना, चाहे आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो भी आपको अस्थि मज्जा बताना। आपसे पूछे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, तो भी आपको अस्थि मज्जा बताना। आपको पूछे प्लेटलेट्स का निर्माण कहां होता है, तो भी आपको अस्थि मज्जा बनाना। क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? रक्त कणिकाएं हैं। रक्त कणिकाओं को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, हाँ।
आगे देखो, इंसुलिन शरीर में कहां बनता है? सर इंसुलिन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि के अंदर बनता है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो आपको क्या याद रखना है? अग्नाशय ग्रंथि। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है ना? हाँ, बेस्ट एवं बेटिंग ने। बेस्ट एवं बेटिंग लिखूंगा, याद करने में आसानी रहेगी तुम्हें। हाँ, कैसे याद करोगे? बेस्ट एवं बेटिंग ने। ठीक, बेस्ट एवं बेटिंग ने, बेस्ट एवं बेटिंग ने। मैं याद करने के लिए काफी बार हमेशा बोलता हूं कि देखो ई को हटा दो, आगे मेरा नाम आ गया सुनील। ठीक, और तुम पता मैं बहुत अच्छा बेस्टमैन हूं, तो बेस्ट में क्या करता हूं? बैटिंग। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, क्या है? बेस्ट एवं बैटिंग इंसुलिन का खोज करता है। ठीक, व्यापार देखो, ये आपको बाजार में जो है ना इंसुलिन आपको मिलेगा ह्यूमोलिन के नाम से। क्या मिलेगा? ह्यूमोलिन में। इसका व्यापारिक नाम है ह्यूमोलिन। जो मेडिकल में जाओगे, मेडिकल पे जाओगे, आपको इंसुलिन में नहीं मिलेगा। है, किसी के डायबिटीज होता है ना, मधुमेह रोग होता है, उनको जरूरत पड़ती है। ठीक, होता है, वो बताऊंगा बाद में तेरे को। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। सर पिट्यूटरी ग्रंथि को ही दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसे क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। और कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। कहां स्थित होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में। आपकी खोपड़ी है ना, खोपड़ी, 3 ग्रंथि हैं इसमें। भारतीय संस्कृति में महिलाएं जहां पर बिंदी लगाते हैं, यहां पे एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। भारतीय संस्कृति में महिलाएं जिस स्थान पर बिंदी लगाती हैं वहां पे ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। और यहां पर ही भगवान शिव की तीसरी आंख स्थित थी, इसलिए पीयूष पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव शरीर की तीसरी आंख। बहुत नाम, उसके 2-3 नाम है। ठीक, भारतीय संस्कृति में महिलाएं जहां पे बिंदी लगाती हैं उसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। ब्रह्मांड, वो सॉरी, शिव जी की तीसरी आंख भी यहां पर स्थित थी, इसलिए इसे मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। इससे ही जैविक घड़ी कहते हैं। इससे ही जो है क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेती। ठीक, इसे क्या कहते हैं? सैंड। ठीक है, मस्तिष्क की रेती। रेती का मतलब होते हैं सैंड, SAND। ठीक है, 4 नाम मैंने बता दिए पीनियल ग्रंथि के। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं। ठीक, तीसरा, दूसरा नाम क्या है? मस्तिष्क की तीसरी आंख। और एक मैंने क्या बताया? मस्तिष्क की रेती। ठीक, पीनियल ग्रंथि के बारे में। मस्तिष्क में स्थित है, एक मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित है और एक मस्तिष्क में अंदर हाइपोथैलेमस ग्रंथि स्थित है। ये 3 ग्रंथियां मस्तिष्क के अंदर पाई जाती। याद रखना आपको। पीनियल जो पेरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, आगे चलें क्या? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। ठीक, और मस्तिष्क में। ठीक, एक बार मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे, 35% याद करवाने। ठीक, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला प्रश्न, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, या जोड़े में पूछे तो 43 जोड़े। ठीक है, अगला 23 जोड़े, सॉरी, है ना। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। इंसुलिन शरीर में कहां बनता है? अग्नाशय ग्रंथि। अगला है इंसुलिन का खोजकर्ता बेटिंग एवं बेस्ट, बेस्ट बेटिंग। और अगला है पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं भाई साहब। 35% याद करवा दिए हैं और आशा करता हूं याद भी हो गए होंगे। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं भाई याद हो रहे हैं के साथ के साथ, यह सही है, चल रहा है काम। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, बिल्कुल सही है। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। हाँ, यकृत, है ना। ग्रंथियों के बारे में किसी दिन मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा सारा का सारा। ठीक है ना? हाँ। हम्म। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपसे प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार से पूछे ना, ऑनलाइन वाले ढंग से कान खोल के याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी आपको बताना है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी बतानी है? थायराइड ग्रंथि। याद रहेगा।
लेकिन सिर्फ अंतःस्रावी का नाम ही नहीं आए भाई साहब। ऐसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत बताना। कौन सा बताना है, यकृत, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा से बोल रहा हूं, नहीं पता लगा तो, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना, थायराइड इंग्लिश का ही वर्ड है। ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, यकृत बताना है। सारे के सारे लिखवा दूंगा, एक दिन कंफ्यूज हो जाओगे तुम सारे के सारे। ठीक है ना, ठीक है। इसमें देखो तुम, मछलियां सांस लेती हैं, किससे सांस लेती हैं, मछलियां जो है या तो गिल्स से, और गिल्स अगर नाम ऑप्शन में नहीं मिले आपको तो गलफड़े, क्या लिखना है, गलफड़े। मछलियां गिल्स या गलफड़ों से श्वास लेती है। अपवाद है व्हेल मछली, जिसमें फेफड़े पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, हाँ, व्हेल मछली में फेफड़े पाए जाते हैं। वो भी कितने, हरदम में 4 कक्षक भी होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है सर, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर, क्या है, गाजर। और गाजर खानी चाहिए, गाजर से आंखों की रोशनी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, आंखों की रोशनी। ठीक है ना, अब गाजर का सीजन चलेगा, गाजर ही गाजर खाएंगे अपन। ठीक है ना, हाँ, हाँ। खूब गाजर खाइए, गलफड़े से लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, सत्यम कुमार गलफड़े आएगा। आगे बढ़े क्या, अगला है जठर रस किस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस किस में पाया जाता है भाई, जठर रस, जठर रस में पाया जाता है। सर जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, किसमें, जठर रस में। देखो जठर रस के लिए एक बात बता देता हूं, जठर रस आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर रस आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। और ये जो जठर रस है ना, इस जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल निकलता है, HCl अम्ल। और ये HCl अम्ल का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम है भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करने का। और सर इस HCl अम्ल का पीएच मान होगा 1.8, कितना होगा, 1.8 इसका पीएच मान होता है। ठीक, इसका पीएच मान कितना होता है, 1.8, आपको याद रखना, याद रहेगा क्या, HCl अम्ल। देखो अब मैं पूरी चीजें आपको डिटेल से बता नहीं सकता, ठीक है ना, पाचन तंत्र पूरी PhD कर रखी है, एक एक नस बता सकता हूं आपको पाचन तंत्र की। ठीक है ना, हाँ, पाचन तंत्र के अंदर आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक, उस कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक के अंदर भी आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्रावण होता है। और ये जठर रस जो है ना, ये आगे जाके 3 कोशिकाओं में बढ़ता है, जिसमें पहली आती है गोबलेट कोशिका या श्लेष्मा कोशिका। ठीक, दूसरी आती है ऑक्जेंटिक सेल, और एक आता है पेराइटल या पेप्टिक कोशिका। उनके अंदर अलग अलग है, फिर मैं पूरा डिटेल से आपको बता नहीं सकता। ठीक, अगला है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन के अंदर 2 सहजीवी परस्पर मौजूद होते हैं, जिसका नाम है कवक और शैवाल। क्या है, कवक और शैवाल, कवक एवं शैवाल। कौन कौन से हैं, कवक एवं शैवाल, कवक एवं शैवाल, याद रखना। ठीक है ना, नीता गुड मॉर्निंग, सर जी गुड मॉर्निंग। और कौन है, भानु प्रताप, आरू। आगे चलें क्या, लाइकेन में परस्पर मौजूद सहजीवी कौन कौन से हैं, कवक एवं शैवाल। पूरे 5% एक बार साथ बोलेंगे, 40, अपन पूरा 50 का आंकड़ा पूरा करेंगे, 50+% याद होंगे अपने, है ना। अभी टाइम भी अपने पास बचा है। ठीक, तो मेरे साथ बोलना एक बार, थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से। अगला है, मछलियां श्वास लेती हैं गिल्स या गलफड़ों से। ठीक, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, जठर रस में पाया जाता है HCl। ठीक, और इसका पीएच मान कितना होता है, 1.8। ठीक है, ऑनलाइन वाले साथ साथ बोला करें, आपस में बात कम करें। ठीक, आपस में पूछते रहते हैं तू कहाँ जा रहा, खाना खा लिया कि नहीं खाया, थोड़ा क्लास में ध्यान रखें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया है तो शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल, याद रहेगा। 40% याद हो गए हैं सबको। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न। बताना जरा क्या उत्तर आएगा भाई, ऑनलाइन वालों की कमेंट देखूंगा अभी मैं, तुम्हारा उत्तर आना चाहिए ऑनलाइन वालों का।
ऑल डन। ओके सर, बताना इस प्रश्न का उत्तर क्या है भाई। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, लार में सर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और किसका पाचन करता है ये? टाइलिन, स्टार्च का पाचन करता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इस टाइलिन का दूसरा नाम है लार एमाइलेज। क्या नाम है? लार एमाइलेज। और ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है, याद रखना। ठीक, अगला है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। सर हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। किस में पाया, क्या पाया जाता है? लोहा या आयरन। ठीक है, लोहा या आयरन। यहाँ पे सर तत्व पूछा इसलिए क्या आएगा उत्तर? लोहा। ठीक, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? मानव आहार नाल के छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक होता है। ठीक है, हाँ, छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक होता है। कहां होता है? सर्वाधिक होता है, याद रखना। सर मैं प्रोटीन की कमी से दो रोग भी आपको बताए थे, जिसमें एक का नाम था क्वाशियोकर और एक का नाम क्या था? मेरास्मस। याद रखना है, क्वाशियोकर और मेरास्मस। क्वाशियोकर एवं मेरास्मस, एवं मेरास्मस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आयरन छोटी आंत, भानु प्रताप। हाँ, आरू छोटी आंत बिल्कुल सही है। आर्मी जठर रस पीएच मान 2 से 5 होता है। जठर रस के अंदर HCl आता है दोस्त, उसका पीएच मान 1.8 होता है ना। छोटी आंत में रोहित बोहरा बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ। और भी कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल आपके कमेंट सबके देखे जाते हैं। ठीक है ना। अगला भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? है भोपाल गैस त्रासदी के अंदर 1984 में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत बार परीक्षा में आ गई। मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भोपाल गैस त्रासदी के अंदर महत्वपूर्ण गैस कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी में महत्वपूर्ण गैस कौन सी थी? हजारों लोगों की मौत हो गई थी इस मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस के कारण, जिसका सूत्र है CH3CNO। CH3CNO, मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत जहरीली गैस थी, जिसके कारण भोपाल के अंदर सन 1984 में हजारों लोगों की मौत हो गई थी दोस्त। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। भोपाल मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। काला हीरा कोयला है। आगे आया है क्या प्रश्न? हाँ, अभी बताएंगे भाई। ठीक है, याद रहेगा क्या? पक्का? ऑनलाइन वाले प्रश्नों के उत्तर भी दिया करो थोड़े बहुत। मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके सर, बिल्कुल सही है। काला हीरा कोयला अभी बताएंगे भानु प्रताप, काला हीरे के बारे में बताएंगे अभी, है ना। हाँ, CH3CNO। नीता सर, ये मेरे नेटवर्क की मेरे से क्या दुश्मनी है? इस बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। सत्यम हीरा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं भाई, अगला प्रश्न देखो। काला हीरा और काला सीसा। देखो काला हीरा है ना, ये कहा जाता है कार्बोनेटों को, कार्बोनेडों को, कार्बोनेडों को। काला हीरा, अच्छे से सुनना 2 मिनट, है ना, उसके बाद में आपके डाउट है वो पक्का मैं बताऊंगा। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में कार्बोनेडो है तो कार्बोनेडो फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा, अगर कार्बोनेडो ऑप्शन में नहीं है तो काला हीरा आपको करके आना है पेट्रोलियम। क्या करके आना है? पेट्रोलियम। क्या करना है? पेट्रोलियम। ठीक, और पेट्रोलियम भी नहीं है तो सर आपको काला किसको मानना है? कोयला को। ये जो कोयला है इसे काला हीरा नहीं, काला सीसा, काला सोना कहा जाता है ना। कोयला को क्या कहा जाता है? काला हीरा नहीं, काला सोना कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम या कोयले को कहा जाता है। यहाँ पे पूछा काला हीरा, काला हीरा कार्बोनेडों को कहा जाता है। कोयले की तरह ब्लैक ब्लैक मोटे मोटे से कण होते हैं, उनको कार्बोनेडो बोलते हैं। ठीक है ना। तो काला हीरा आपको किसको बोलते हैं? कार्बोनेडों को। और कार्बोनेडो ऑप्शन में नहीं हो तो काला हीरो पेट्रोलियम और कोयले को कहा जाता है।
नेक्स्ट इसी में है काला सीसा। सर काला सीसा किसे कहा जाता है? काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। काला सीसा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। याद रहेगा सबको? काला सीसा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। तीन बातें बता रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं, अच्छे से सुनना है। काला सोना कोयला को कहा जाता है, सफेद सोना कपास को कहा जाता है, हरा सोना बांस को कहा जाता है। ठीक है, तीनों याद रहेंगे। दोबारा से सुन लो, लिख लेना। काला सोना कोयला को कहा जाता है, कोयला या पेट्रोलियम। सफेद सोना कपास को कहा जाता है, हरा सोना बांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। और बांस एक घास का प्रकार है, ठीक है ना? बांस का एक घास का प्रकार है, ठीक है ना? गोरेश गुजर आईडी सेंड कर दो, फिर नहीं आएगी। अरे क्या नहीं आएगी? ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। भानु प्रताप सही है, ठीक है। 30 जनवरी 178 सेंटीमीटर। आगे बढ़े क्या? एक बार सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे साथ बोलना भाई, है ना? हाँ बिल्कुल, सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, ठीक। देखो, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, जो स्टार्च का पाचन करता है। पहला प्रश्न एक बार सारे साथ बोलेंगे, याद करना है अभी के अभी। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? होमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में सबसे ज्यादा होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? क्वाशियोकर। और दूसरा मेरास्मस। अगला है, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव कौन सी गैस का हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। सूत्र है CH3CNO, याद रखना। अगला है, काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है। कार्बोनेडो ऑप्शन में नहीं हो तो पेट्रोलियम या कोयला। काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। और तीन बातें और बताइए। काला सोना कोयले को, काला सफेद सोना कपास को, और हरा सोना बांस को। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे बढ़े, ठीक है। इसी के साथ अपने 50% पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना? तो फटाफट से इन 5 प्रश्नों के उत्तर और बता दो भाई। इन 5 प्रश्नों के उत्तर क्या आएंगे? इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई? शरीर की सबसे छोटी अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? हैं? तुमने तो किसी ने चला ही नहीं रखा, देख लिया करो तुम भी। हैं? हाँ, तुम्हारे पास फोन नहीं है, और ही कुछ है तुम्हारे पास तो। ठीक है, कोई नहीं, उसको तो संभाल के रखो। देखो इधर, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो सर वो है स्टेपिज। कौन सी है? स्टेपिज। और ये स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन को। किसे कहते हैं? एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि को। हाँ, देखो मैं पूरा का पूरा मामला समझा देता हूं। एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण होता है। और ये एड्रीनल ग्रंथि है ना, इस एड्रीनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, जिसमें एक होता है कोर्टेक्स भाग और एक भाग होता है मध्य भाग। ठीक, एक तो कोर्टेक्स भाग और एक मध्य भाग। जिसमें कोर्टेक्स भाग के, ये जो कोर्टेक्स भाग है, यहाँ पे GMS तीन हार्मोनों का स्रावण होता है, जिसमें एक है ग्लूकोकार्डियस, M से मिनरलोकार्डियस, और S से बनता है सेक्स हार्मोन। ठीक है ना? तो जिसमें ये जो ग्लूकोकार्डियस है, इसे कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, उनमें ये ग्लूकोकार्डियस काम करता है। ठीक है ना? ये काम करता है इस वजह से। अब देखो, ग्लूकोकार्डियस है तो एड्रिनल ग्रंथि का ही भाग ना, इसलिए एड्रिनल ग्रंथि मैंने उत्तर लिखा है। क्योंकि आपके आर्मी में ग्लूकोकार्डियस ऑप्शन नहीं मिलेगा, दे रखा है। हाँ, तो चलो मैं वो भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में। एड्रिनल ग्रंथि के ब्रैकेट में ग्लूको, या फिर इसका उत्तर ही ग्लूकोकार्डियस लिख दूं तो सही रही, है ना? ग्लूकोकार्डियस, ग्लूकोकार्डियस, ये याद रखना। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है ना? ग्लूकोकार्डियस को क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ठीक। सबसे बड़ी फीमर जो कि जांग में, हाँ सही है। स्टेपिज जो कान में, आरू सही है। ठीक, दीपक
कान में बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अगला है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ अधिक होता है भाई? है पत्तियों में, ठीक है ना। कहाँ है? पत्ती नहीं, पत्तियों में नहीं, पत्तियों में, ठीक है ना। किस में होता है? हाँ, पत्ती में नहीं, पत्तियों में। हाँ, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पत्तियों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O चेंज इन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। और बराबर में क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र तो सबको पता होना चाहिए, बहुत बार परीक्षा में पूछता। हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक। और लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है? डुवे। कौन है? डुवे नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। चार्ल्स डुवे पूरा नाम है। क्या दिया था? हाँ, नहीं यही है, डुवे ही है ना। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस है। देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस को क्या बोलते हैं? एलपीजी। ठीक। और एलपीजी को क्या बोलते हैं? रसोई घर की गैस। क्या बोलते हैं? रसोई घर की गैस। रसोई घर की गैस। इसे क्या बोलते हैं? कुकिंग गैस। इसे क्या बोलते हैं? कुकिंग गैस। कुकिंग गैस, इसे क्या बोलते हैं? कुकिंग गैस। और ये जो एलपीजी है ना, इसका मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। प्लस इसके साथ में होता है एथेन, और प्लस इसके साथ में होता है प्रोपेन। और क्या होता है? प्रोपेन। क्या होता है भाई? प्रोपेन। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी। ठीक। एलपीजी इसे क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, जिसमें मुख्यतः ब्यूटेन लगभग 70% होती है। कितने परसेंट होती है? 70%। ठीक। कितनी होती है? 70% होती है। ठीक। एलपीजी डन, बिल्कुल सही है, एलपीजी है ना। 50% हो गए। हुए कि नहीं हुए? ऐसा नहीं है, और करेंगे अपन, है ना। 15-20% और करेंगे। ठीक। कर लिए कह रहे? पूरे 50% लिख लिए हैं? लिख लो तो। और बताओ, तुम्हारे हाल चाल कैसे चल रहे हैं आजकल? अरे, हैं? चार्ल्स डुवे। हाँ। अरे, हाल चाल कैसे चल रहे हैं जीतू तेरे? हैं? ऑनलाइन वालों के हाल चाल कैसे चल रहे हैं? अरे, पढ़ाई वढ़ाई तो चल रही है कम, और बाकी चल रही है चीजें ज्यादा, है ना। हर जीतू, पढ़ाई तो चल रही है कम, नींद चल रही है ज्यादा। है? ऑनलाइन वालों के हालचाल ठीक है सबके? हम दीपक, दिन में उठते ही नहीं रहे तुम्हारे। हैं? हाँ, उठ गए थे तुम। तुम्हारे लक्षण तो इस बार बहुत खराब चल रहे हैं। न तो तुम रात को पढ़ते हो, न दिन में पढ़ रहे हो ढंग से। जिस प्रकार से पिछली बार पढ़ रहे थे ना बच्चे, उस प्रकार से वास्तव में तुम पढ़ नहीं रहे, है ना। इस प्रकार से मेरे को लग नहीं रहा कि पिछली बार से बढ़िया रिजल्ट इस बार रह जाएगा तुम्हारे ढंगों से। 23 में से 20 बच्चे पास हुए थे लगभग बच्चे, है ना। और सुबह 4 बजे उठ के वास्तव में पढ़ते थे। तो तेरे को भी पता है शिवनाथ पिछली बार की तरह पढ़ रहे हैं क्या लड़के? हैं? कितने बजे उठ के पढ़ते थे इनको बता तो। हैं? 4 बजे उठ के पढ़ते थे। हाँ, बेल्ट लगते थे सीधे, कुलदीप जी देते थे, मारते थे, नहीं उठते थे। अब नहीं तो मैं पीटता हूँ, राकेश जी पीटते हैं, है ना। तो तुम पढ़ोगे तो वैसे भी नहीं। अरे, तो मामला खराब होता जा रहा है तुम्हारा वैसे ही। है? तुम्हें लग रहा है 22 अप्रैल तुरंत आ जाएगी? एग्जाम की 22 अप्रैल वाली तारीख तुरंत आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। हम्म, हाँ, यही तो है। बीच में छुट्टी मत करो, शनिवार से इतवार को भग जाते हैं घर पे, फिर मामला चौपट हो जाता है। इतना दिमाग थोड़ी तेज है तुम्हारा कि सारा का सारा याद ही रहेगा। अरे, इसलिए बीच में छुट्टी नहीं करो, 22 अप्रैल तक रेगुलर पढ़ो। और खुद के अंदर वो होनी चाहिए कि यार 22 अप्रैल वाले एग्जाम वाले पेपर वाले दिन बढ़िया से पेपर करना और इस बार पास करना कैसे भी करके। नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आर्मी के अंदर भी बच्चे पढ़ने वाले आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक। अब लड़ाइयाँ जो है शरीर के बल पे नहीं, अब दिमाग के बल पे लड़ी जाएंगी लड़ाइयाँ। ठीक है ना। इसलिए आर्मी के अंदर शरीर वालों का काम नहीं है, दिमाग वालों का काम है। क्योंकि सारा का सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी हो गया वाला, टेक्नोलॉजी बेस। तो संदीप चौधरी, पढ़ा कर थोड़ा सा।
तुम तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे बस कॉपी उठा के वहां से सीधे आते हो फिर सीधे डाल देते हो उधर हैं। तो 22 अप्रैल तक तो रहम करो घर वालों पे थोड़ी सी, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा है कभी पूछना उनको 6,000 रुपये कैसे भेज रहे होंगे, 6-10 हज़ार रुपये, किसी घर वाले 10-10 हज़ार रुपये भेज रहे हैं। हाँ देखो इधर 46वां प्रश्न था, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, जो कहाँ पे स्थित होती है? कान में। ठीक, एक बार ऑनलाइन वालों को देख लेता हूँ। मस्त सर आरू लोगों की बात सुन रहे हैं, सत्यम कुमार आज तक, आज तो रहने दीजिए सर। आगे चलें क्या? ठीक है, देखो भाई, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? ग्लूकोकार्डियस को, जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ग्लूकोकार्डियस, है ना, याद रखना। अगला है प्रकाश से संश्लेषण अधिक होता है तो पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान भोजन अपना क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, और खाने के रूप में ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बोर्ड पे लिख दूं भाई, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक, आगे है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक, लाइसोसोम, जिसकी खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स डुवे। ठीक, अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे क्या कहते हैं? एलपीजी। ठीक, एलपीजी को क्या कहते हैं? रसोई घर की गैस। इसे क्या कहते हैं? कुकिंग गैस। इसे क्या कहते हैं? कुकिंग गैस। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, और साथ में एथेन, और साथ में प्रोपेन। याद रहेगा इतना। नेक्स्ट आगे के प्रश्नों पे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। हाँ, चलो ये बताओ भाई फटाक से। इसका उत्तर बताना भाई, क्या हो गया? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। क्या कहलाती है? राइबोसोम। एक तो देखो कोशिका का शक्ति ग्रह होता है, एक कोशिका का इंजन होता है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। कोशिका का इंजन जो है ना वो राइबोसोम कहलाता है। कोशिका का इंजन राइबोसोम कहलाता है, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास इंजन है चलाने के लिए, ठीक है ना। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो ठीक है ना। कोशिका का इंजन पूछ ले तुमसे कि इंजन किसे कहते हैं? कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। जॉर्ज पेलेड वो वैज्ञानिक था जिसने राइबोसोम के बारे में सर्वप्रथम बताया, अर्थात खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पेलेड। राइबोसोम का खोजकर्ता है जॉर्ज पेलेड। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है सर, डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए और आरएनए है सर न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान, बड़ा गजब का प्रश्न है, 100% परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। 100% लिख दिया, और कोई आए नहीं आए ये जरूर आएगा। मानव शरीर का तापमान, तीनों चारों तापमान में लिख रहा हूं, ठीक है ना, पैमाना और तापमान। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ ले 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में पूछ ले 98.6 डिग्री फारेनहाइट, केल्विन में पूछ ले 310 केल्विन, और र्यूमर पैमाने में पूछ ले 29.6 डिग्री र्यूमर। चारों पैमानों में मानव शरीर का तापमान लिख दिया हूं, जरूर से पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, अच्छे से याद रखना भाई, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना, एक एक चीज को भूलना नहीं है। ठीक, 98.4 सामान्य रक्तचाप, बिल्कुल सही है। रक्तचाप की बात नहीं हो रही दोस्त, सामान्य तापमान की बात हो रही है ना, तापमान, मानव शरीर का तापमान की बात हो रही है। राइबोसोम ओके, बिल्कुल सही है। आरू 37, न्यूक्लिक अम्ल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। आरू निकित सही है ना। निकित भी जुड़ा है, निकित आज क्यों नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? वो तो कि ये लड़का होगा या लड़की होगी, मैन लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से, ठीक है ना। हाँ, पिता के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। पिता के गुणसूत्र से भी, और वो भी वाई से। कौन से? वाई गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, पिता के अंदर क्या होता है? एक्स कोमा वाई, और माता में होता है एक्स और एक्स, ठीक है।
अगला प्रश्न है शरीर में मांसपेशियों की संख्या। देख लो प्रश्न आ गया ना, मैंने बोला था आएगा। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639, 639। याद कैसे रखोगे? 6 और 3 कितने होते हैं रे? 9। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। ठीक है ना? तो 639 याद रहेगा कि नहीं? 639। ठीक है। र्यूमर भी पैमाना है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना है वैसे र्यूमर पैमाना। ठीक। 98.6 नहीं, 98.4 है सर। भानु प्रताप 0.4 नहीं है ना, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, है ना। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक, एक बार चेक कर लेना गूगल पे। ठीक, 98.5 कुछ आएगा। ठीक, तो उसको मैंने 6 लिख दिया है ना, ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार 500% मेरे साथ दोबारा से बोलना है भाई। ठीक, फिर 55% अपने याद हो जाएंगे। 55 के साथ में अपन ने खूब 50-60 बात और सीख लिया ना। इस प्रकार से 100-150% अपन ने सीख लिया है ना। 639 बिल्कुल सही है। निकित का, नीता का, भानु प्रताप, रवि आर्मी, जय हिंद सर, जय हिंद। पायल का 639, भानु प्रताप वाई गुणसूत्र सही है। निकित पेपर है सर, आज आज का पेपर है। अच्छा देखो भाई, एक बार मेरे साथ बोलना सारे के सारे पर्सन। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? राइबोसोम। राइबोसोम को ही क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। ठीक है। राइबोसोम का खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पेलेड। अगला है डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अगला है मानव शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में कितना है? मर गए कह रहे, बोलते क्यों नहीं? खाते ना खाते टाइम तो मेरे से ज्यादा खाते हो तुम। मैं लगातार 2 घंटे से बोल रहा, तुम नहीं बोल सकते साथ में? बोलने से चीजें याद होंगी। केल्विन में कितना होता है? 310। र्यूमर पैमाने में 29.6। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र से। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 कितनी होती है? 639। याद रहेगा क्या? अगले प्रश्न 60 तो करवा के छोड़ूंगा, 70 ही करवा दूं, 75 भी करवा सकता हूं। ठीक, अभी टाइम नहीं हुआ ना, 10 बजे छोड़ देंगे, चिंता नहीं करनी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? शरीर का सबसे कठोर तत्व, हाँ, दांतों का इनेमल। क्या है? शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? दांत का इनेमल वाला हिस्सा। दांत का इनेमल वाला हिस्सा। ये सर आपका दांत है, और दांत की जो बाहरी ऊपर वाली परत है ना, ये आपका दांत है, और दांत के ऊपर वाली जो परत है ये क्या कहलाती है? इनेमल। दांत के ऊपर वाली ये जो परत है, ये क्या कहला रहा है? इनेमल कहलाओ। ठीक, ये जो इनेमल है इसके जस्ट नीचे जो परत पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिन। क्या बोलते हैं? डेंटिन। और इस डेंटिन के नीचे क्या होती है? द्रक तंत्रिकाएं। क्या होती हैं? द्रक तंत्रिकाएं। ये जो द्रक तंत्रिकाएं हैं ये दांत के माध्यम से सूचना मस्तिष्क के पास पहुंचाती। ये दांत का ऊपर वाला हिस्सा इनेमल कहलाता है, और इनेमल को साफ रखने के लिए टूथपेस्ट का यूज किया जाता है। दुर्बल क्षारकों से युक्त टूथपेस्ट का यूज करो। ठीक, इस इनेमल के जस्ट नीचे वाली परत क्या कहलाती है? डेंटिन कहलाती है। और डेंटिन के जस्ट नीचे क्या होती है? द्रक तंत्रिकाएं होती है। सॉरी, द्रक तंत्रिकाएं नहीं, नर्व सेल। ठीक, क्या होती है? द्रक तंत्रिकाएं। ठीक, सॉरी, सही है ना। आगे चलें क्या? अगला है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। पक्षी की बात हो रही है, शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, याद रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 29। कल ही मैंने बताया था। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी? 29। बड़ा गजब का प्रश्न, यहां से प्रश्न आएगा। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं 135 में से 5 प्रश्न परीक्षा में हर शिफ्ट में मिलेंगे। इस 29 के अंदर भी अगर आपसे पूछ ले कपाल के अंदर कितनी हड्डियां? 8। कपाल का मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। यहां से यहां तक क्रेनियल बॉक्स। क्रेनियल बॉक्स के अंदर 8 हड्डियां हैं। उसके बाद चेहरे के अंदर हैं 14 हड्डियां। चेहरे में कितनी है? 14 हड्डियां। और चेहरे के बाद में दोनों कानों में कितनी है? 6। दोनों कानों में कितनी है? 6। और लास्ट एक कौन सा है? मैंडिबल। मैंडिबल मतलब जबड़ा, और जबड़े में कितनी है? 1। इस प्रकार से जोड़ लो भाई सब की, कितनी हो गई? 29। देखो 14 और 6 कितनी हो गई? 20। 20 और 8 28, और 1 29। तो कितनी हड्डियां हो गई? 29। अलग अलग पूछा जा सकता है। कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6, और जबड़े में 1। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रखना भी है, नहीं भी रहे तो भी रखना। ठीक, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी सही है। आरु जी क्या? और क्या है? ठीक, मुलायम यादव, नीतू 14, कानों में 6 सही है।
क्यों हिंदी समझ नहीं आती। अब देखो आगे, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, जीन के संश्लेषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है जिसका नाम है हरगोविंद खुराना। क्या नाम है? हरगोविंद खुराना। हाँ, नहीं नहीं, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने डीएनए, आरएनए और इसके बारे में, जीन के बारे में सबसे पहले समझाया, हरगोविंद खुराना। ठीक। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया। क्या है? बुल्फिया। क्या है? बुल्फिया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बुल्फिया, ठीक है ना, याद रखना भाई। क्या नाम है? बुल्फिया। अब एक बार मेरे साथ के साथ बोलेंगे पूरे के पूरे 5%, और इस प्रकार से 60% अपने हो जाएंगे। सबने लिख लिया क्या? ऑनलाइन वाले सबके समझ में आ रहा है क्या रे? ठीक। ऑफलाइन वाले तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं? हर गोविंद याद है? हाँ, हर गोविंद खुराना ही है ना। देखो भाई इधर, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? दांत का इनेमल। क्या है? दांत का इनेमल। दूसरा है संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। तीसरा है खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29, जिसमें कपाल में हड्डियों की संख्या 8, चेहरे में 14, कान में 6, जबड़े में 1। उसके बाद में जीन के संश्लेषण से संबंधित वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। अगला है संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। आगे आएगा सबसे बड़ा रेफलेसिया। क्या है? रेफलेसिया। ठीक है ना, कौन सा है? रेफलेसिया। ठीक। अब देखो एक बार कितने पर्सन हो गए? 60% हो गए। एक बार फटाक से ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले पूरे 60% का रिवाइज करेंगे। ठीक। सिर्फ और सिर्फ उत्तर उत्तर बोलना है, पर्सन मैं बोलूंगा। ठीक है ना, मेरे साथ जुड़े रहना। लास्ट के 5 मिनट पूरी चीजों का दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक। हटा के और स्टार्टिंग से पहला पर्सन लगा रहा हूं भाई। ठीक है ना, देखना फटाफट से अपन चलेंगे। पहला पर्सन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। सारे बोलेंगे, एक भी नहीं बोला कूटूंगा, देख लेना। सबको याद होना चाहिए। ऑनलाइन वाले साथ के साथ एक बार 5 मिनट सबके उत्तर देंगे, है ना। अगला है मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य रक्त का शुद्धिकरण। अगला है किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। अगला है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, आगे देखो अगले 5%। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबको बोलना है रे। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की, नाम क्या है? मैंडिबल। अगला, खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अगला, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। शरीर का थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अगला है रुधिर समूह में सर्वदाता ओ नेगेटिव, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। सबको रक्त दे सकता है उसे बोलते हैं सर्वदाता, जो सबसे रक्त ले सकता है उसे बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वदाता है ओ नेगेटिव, सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। अगला है पित्त किससे स्रावित होता है? यकृत से। पित्त का संग्रहण कहां होता है? पित्ताशय में। बिल्कुल सही है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg। अगला, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? किडनी। अगला, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। बिल्कुल सही। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? रेबीज। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? वायरस से। बिल्कुल। 20% हो गई, है ना। सबको बोलना तब भी याद होगा भाई साहब, बोल बोल के याद होती हैं चीजें। खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम परजीवी से। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। अगला है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ में मैंने 3 चीजें लिखवाई हैं। क्या क्या लिखवाया है? गाजर, मूली और अदरक। हाँ। अगला, तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू और प्याज। अगला है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक में और सेव के अंदर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है
5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगला, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46। जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में कहां बनती है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन के टीके की खोज बेस्ट एवं बेटिंग ने। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगला प्रश्न, थायरोक्सिन हार्मोन कहां स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा। मछलियां किससे सांस लेती हैं? गलफड़ों से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। अगला है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। अगला है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में सबसे ज्यादा। प्रोटीन की कमी से रोग, हाँ, क्वासियोकर और मेरास्मस। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था कौन सी गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। काला हीरा कार्बोनेडो को, काला सोना कोयला को, सफेद सोना कपास को और हरा सोना बांस को। काला सीसा ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की। जीवन रक्षक हार्मोन क्या जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते थे? है ग्लूकोकार्डियस। ग्लूकोकार्डियस। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है पत्तियों में। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है LPG। क्या है? LPG। अगला है, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाती है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम या कोशिका का इंजन राइबोसोम। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 310 केल्विन या 29.6 डिग्री र्यूमर। आगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वाई गुणसूत्र द्वारा, पुरुष या पिता के द्वारा। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। अगला है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है इनेमल। दांत का भारी हिस्सा इनेमल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हर गोविंद खुराना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प बुल्फिया। ठीक, पूरे 60 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। 135 प्रश्न है और भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आऊंगा। ये 60 प्रश्न मैंने पहले डिटेल बता चुकी है। इस क्लास की PDF जो है आपको अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां से क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो है मैं आपको भेज दूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बातें करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।